वैसे आज तक आप लोगों ने महिलाओं को सॉफ्टनेस और मासूमियत के लिए ही जाना होगा कि महिलाओं का दिल काफी ज्यादा कमजोर होता है। अगर कोई उन्हें चिल्लाकर बोल दे तो वो रोने लग जाएंगी। बहरहाल मेरे सामने एक स्टोरी ऐसी भी आई जिसने कि इन सब बातों को ही झुठला दिया, क्योंकि आज हम इस स्टोरी में बात करने वाले हैं 3 ऐसी महिलाओं के बारे में जो कि बड़ी ही बेरहमी से बच्चों को मारती थी। वो बच्चों को या तो पानी में डुबोकर मार देती या फिर उनके पैरों को पकड़कर उनके सिर को खंबे से दे मारती, और इसी तरह उन्होंने लगातार 42 बच्चों की जान ले ली। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी महाराष्ट्र की है, जहां महाराष्ट्र में नासिक में रहने वाली अंजना बाई नाम की एक महिला एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर लेती है। वो उसके साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रहती है और लगभग वो 1-1.5 साल तक बड़े ही खुशमिजाज परिवार की तरह समय भी बिताते हैं। और इसी तरह चलते चलते लगभग 1 साल बाद उनके घर पर एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने रेणुका शिंदे रखा। लेकिन लगभग 1-1.5 साल इसी तरह वो पूरी फैमिली के साथ अपने पति के साथ समय बिताती है। टाइम अभी भी बीत रहा था और उनकी बच्ची लगभग 1-1.5 साल की हो चुकी थी, जिसके बाद अचानक से वो ट्रक ड्राइवर जिसके साथ उसने शादी की थी वो अचानक से वहां से भाग जाता है और उसका कोई अता पता नहीं रहता। अंजना बाई अब बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। उनके पालन पोषण वाला जो करने वाला था वो उन्हें छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बच्ची थी जिसका पालन पोषण उसे खुद ही करना था। जहां वो कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी तो उसने सोचा कि क्यों न कोई शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाए जाए। उसने शुरू किया चोरी करना, और वो चोरी करके अपना पालन पोषण कर ही रही थी कि उसके दिमाग में फिर से ये आया कि क्यों न वो एक शादी और कर ले, जिसके चलते उसे रहने के लिए घर भी मिलेगा और उसकी बच्ची को आसरा भी मिल जाएगा। उसके बाद उसने एक रिटायर्ड ऑफिसर से शादी कर ली और शादी के लगभग 1 साल बाद फिर से उसे एक लड़की होती है जिसका नाम वो अब की बार सीमा रखती है। लेकिन हालात पता नहीं क्या बिल्कुल ही इसके उल्टे चल रहे थे, जिसके चलते उस ऑफिसर भी इसके ये लड़की होने के लगभग 1 साल बाद फिर से इसे छोड़ दिया। ऑफिसर ने दूसरी शादी कर ली और इसे अपने घर से निकाल दिया। अपने आप को और अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। वो पूरी तरह से बेसहारा थी। उसके पास ना कोई रहने के लिए घर था और ना कोई ठिकाना। अब तक इसकी जो बड़े वाली बेटी थी वो थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जिसके चलते उसने कहा कि बेटा, जब मैं पहले अकेली थी, जब इस सोल्जर से शादी नहीं हुई थी, तो मैंने तुम्हारा पालन पोषण चोरी करके किया था। मेरी बात मानो, उसमें काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, तो तुम अपना हाथ इसमें आजमा सकती हो। जिसके बाद ये दोनों उस छोटी सी लड़की यानी कि इसकी छोटी बेटी को लेकर चोरी के लिए निकल पड़ते और पूरा दिन चोरी करके वो लोग अपना गुजारा चलाने लगे। इसी तरह टाइम बीतता रहा और टाइम आया 1989 का, जब इसकी बड़ी बेटी थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद उसने किरण शिंदे नाम के एक आदमी से शादी की, जो कि पुणे में शिरडी टेम्पल के पास एक दर्जी का काम किया करता था और अभी भी वो अपना पार्ट टाइम काम चोरी में ही कर रही थी। जहां अभी इसको एक बच्चा हो चुका था और वो अपने बच्चे को लेकर भी चोरी करने जाया करती थी। जहां एक दिन वो चोरी करते करते पकड़ी जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे को एक शील्ड की तरह यूज करती है। वो वहां पर पकड़े जाने पर लोगों को कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हूँ, मैं इसकी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना किसी तरह की कोई चोरी करने की कोशिश की। आखिरकार कोई माँ अपने छोटे से बच्चे के सामने चोरी कैसे कर सकती है। जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसे जाने दिया। और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके चलते इन्हें चोरी करने की और ज्यादा लत पड़ गई और इसीलिए लगभग उन्होंने 42 बच्चों को बड़े ही बुरे तरीके से मार डाला। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। और ये बात जाकर उसने अपनी माँ को बताई कि मैं इस तरह फंस गई थी, लेकिन शुक्र है ये तो मेरा बच्चा यहाँ मेरे साथ था और मैंने लोगों को इस तरह से बताया। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर हम लोग इन बच्चों को एक बिल्कुल सेल्ड की तरह यूज करें तो हमें चोरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उसकी बेटी ने कहा कि ये बात भी ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एक ही बच्चा है। तो उसकी माँ ने कहा कि पगली, अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट थोड़ा न करेंगे, हम लोग बच्चे चुराएंगे और उसके बाद जाकर चोरी करेंगे। और
बाकी तुम बाद में समझ ही जाओगी। जहां अब इन्हें जरूरत थी एक छोटे बच्चे की, जिसके लिए वो कोल्हापुर में जाते हैं और वहां से एक गरीब भिखारी का बच्चा चुरा लेते हैं। वो लगभग अभी भी सिर्फ 18 महीने का था, जिसे उठाकर वो लोग चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो बड़े ही सफाई से एक दो चोरियों को अंजाम भी देते हैं। चोरी करते हुए जैसे ही उसकी बेटी पकड़ी जाती है तो वहां पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि चोर चोर चोर, और उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी उसकी माँ उस बच्चे को बड़े ही बुरे तरीके से नीचे फेंक देती है और नीचे पड़ने के कारण बच्चा बड़े ही बुरे तरीके से रो रहा था और ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा था। वहाँ के हालात को देखते हुए सभी लोगों का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाने लगता है कि इस बच्चे को क्या हुआ, और सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ होने के कारण उसकी बेटी वहाँ से बच निकलती है। वो वहाँ पर कहती है कि मेरा बच्चा गिर गया है, मेरे कोई मदद करो, मैं इसे यहाँ से हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊँ, कोई तो मेरी मदद करो। तो सभी लोग उसी की तरफ ध्यान देने लगते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उसकी बेटी बच के निकल भी जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाती है और अपनी बेटी के साथ दूसरी तरफ जाकर उससे मिलती है कि हाँ तुम ठीक ठाक अच्छे से निकल तो आई ना। तो उसने कहा कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम अब उनके लिए वो बच्चा बनने वाला था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी और उसका लगातार खून बह रहा था। अब उनके लिए वो बच्चा एक समस्या बन चुका था, क्योंकि अगर वो लोग इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते तो वो पैसे मांगता और पैसा खर्च करने के अलावा उन्हें उसका काफ़ी दिनों तक ध्यान भी रखना पड़ता, जिसके चलते वो एक सुनसान इलाके में उसे लेकर जाती हैं और वहाँ पर खड़े एक बिजली के पोल से उसको बड़े ही बुरे तरीके से दे मारती हैं। वो सबसे पहले उसके दोनों पैरों को पकड़ती हैं और बाद में हवा में घुमाकर उसके सिर को उस पोल को दे मारती है, जहां वो बच्चा देखते ही देखते मारा जाता है। और वहां पर पड़ी एक पॉलीथिन में उस बच्चे को पैक करके वो लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और इनका सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। उन्हें जब भी जरूरत होती वो किसी न किसी गरीब का बच्चा चुरा लाती और इसी तरह लाकर उससे चोरी करवाती, यानी कि उसकी मदद से चोरी करती। ऐसे में अगर बच्चे को ज्यादा चोट लग जाती और वो रोना बंद ना करता तो वो इसी तरह से उन्हें बड़े ही बेरहमी से मार डालती। वो बच्चे भी हमेशा गरीब लोगों की चुराती थी ताकि पुलिस इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि आखिरकार वहां पर उस केस में पुलिस ने गरीब बच्चों पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। वैसे अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आखिर में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। पुलिस तो उनकी मदद करने वाली नहीं थी, तो वो उन गरीब लोगों के ही बच्चों को चुराती। इनका सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो लगातार चोरियां करती रही और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि उन्होंने काफी सारे बच्चों को बड़े ही बेरहमी से मारा। किसी को तो पैरों से पकड़कर उसका सिर पोल पर दे मारा, तो किसी के गले पर पैर रखकर उसके पैरों को खींच दिया ताकि उसकी गर्दन टूट जाए। और सबसे ज्यादा बेरहम जो कत्ल इन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने एक बच्चे के पैर को पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया और उसे उल्टा भी ऐसे ही नहीं लटकाया, जबकि एक पानी वाले तालाब में ले जाकर उल्टा लटका दिया। बच्चा इतना ज्यादा इस बात को नहीं जानता कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर उठे या फिर उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में आम आदमी भी कुछ नहीं कर सकता था, तो वो 18 या 20 महीने का बच्चा क्या कर लेगा। और इसी तरह उन्होंने काफी सारे बच्चों की जान ले ली। वैसे तो उसकी बड़ी बेटी भी एक माँ थी जिसका एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो भी इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसे भी उन छोटे छोटे बच्चों पर किसी तरह की कोई दया नहीं आई। इसी तरह इनका कारोबार बिल्कुल बड़े ही मजे से चल रहा था। तो उन्होंने एक बार एक 11 महीने की बच्ची भावना को चुरा लिया और उसे काम पूरा होने के बाद जब उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी तो बड़े ही बेरहमी से, यानी कि वो ही पैरों के नीचे उसके सर को रखकर उसके पैरों को खींचकर उसकी गर्दन को तोड़ने वाला काम कर दिया। जिसके बाद उन्होंने उसे एक पॉलीथिन में डाला और उसके मुंह को बंद कर दिया। जब वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थी तो उन्हें रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखता है। उनमें मौजूद सबसे छोटी बेटी ने कहा कि माँ बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, हमें थोड़ा फिल्म भी देखना चाहिए, ज़िंदगी में थोड़ा एंजॉय भी तो करना है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ने पैसे काफ़ी ज़्यादा कमा रखे हैं, हम जाकर फिल्म ज़रूर देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग इस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। तो उसकी बेटी ने कहा कि हम लोग बॉडी फिर भी ठिकाने लगा देंगे, हमारा ये कोई नया काम नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है चलो चल के मूवी देखते हैं। जिसके बाद उन्होंने उस सिनेमा हॉल में एंट्री की और
वो थैली को अपने साथ तो लेकर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहां बाहर ही उसे जमा करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर कोई एक दूसरे का सामान इतनी नॉर्मल तरीके से चेक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो मजे से पूरी फिल्म को एंजॉय करती हैं, और जब फिल्म देखकर वो वापस बाहर निकलती हैं तो उन्हें याद आता है कि ये थैला भी ठिकाने लगाना है। उसकी बेटी कहती है कि माँ, आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो प्लीज़ इसका जुगाड़ यहीं पर कर दीजिए कहीं पर। तो उसकी माँ ने उस थैले को उठाया और वॉशरूम में जाकर एक कोने में उसे रख दिया, जहाँ बाद में कूड़ा उठाने वाला आया और उसे बाद में उठा ले गया होगा। इसी तरह सब कुछ चल रहा था, और एक टाइम ऐसा भी आया जब इन सब चीज़ों के अलावा अंजना बाई को ध्यान जाता है कि एक इसका पति था जो कि सोल्जर था, जिसने एक और शादी करके इसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों ना अब जाकर उसी के बच्चे चुरा लिए जाएं। जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को बताती हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी लोगों के बच्चे चुराए हैं, क्यों ना हम लोग हमारे दुश्मन के ही बच्चे चुरा लें। आखिरकार हम लोग अपने घर वालों के लिए भी कुछ करेंगे, आखिरकार वो तुम्हारा पिता है और मैं उनकी पत्नी, तो चलो अब घर वालों की सेवा करते हैं। इस समय उस सोल्जर के लगभग 2 बेटियां हो चुकी थी, और छोटी का नाम था क्रांति। जिसके बाद अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग उस सोल्जर की छोटी बेटी को ही उठा लेंगे। जहां अंजना बाई की इन दोनों छोटी बेटियों ने उसे किडनैप करने की प्लानिंग बनाई, और उन्हें पता चला कि उनकी जो विक्टिम है क्रांति, जिसे उन्हें उठाना है, उनकी पिता की दूसरी वाइफ की दूसरी बेटी, वो अब 9 साल की है और वो स्कूल के लिए जाती है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाते हैं। जब क्रांति की छुट्टी होनी थी तो वो बड़े ही मजे से वहां पर जाती हैं और उसे किडनैप कर लेती हैं, और उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल करके उसे एक गन्ने के खेत में फेंक देती है। और जब आकर ये बात उसकी बेटियों ने अंजना बाई को बताया तो अंजना बाई काफी ज्यादा खुश हुई, और उसने कहा कि अब ये मामला थोड़ा गर्म रहने वाला है, क्योंकि अब की बार हमने किसी गरीब की या फिर किसी भिखारी की बच्चे को नहीं चुराया है। अब की बार ये केस थोड़ा ज्यादा लेवल पर पहुंचने वाला है, तो हमें यहाँ से थोड़ा अंडरग्राउंड रहना होगा। जहाँ वो लगभग 2 महीनों के लिए गायब हो जाती हैं, और जैसे ही केस ठंडा पड़ता है वो लोग वापस वहीं पर आ जाते हैं। अंजना बाई कहती है कि अभी उसकी एक बेटी और भी मौजूद है, हमें उसे भी ठिकाने लगाना होगा। तो उसकी दोनों बेटियां बोली, क्यों नहीं, वो हमारे फैमिली मेंबर जो हैं, हम लोग उसके लिए कुछ ज्यादा ही तैयार हैं। आप बताइए कि हमें ये सब कब करना होगा। जहां अक्टूबर 1996 को उसकी दूसरी बेटी भी गायब हो जाती है। ऑफिसर की पत्नी प्रतिभा जाकर पुलिस में कंप्लेंट करती है और बताती है कि इस तरह लगभग आज से 2 महीने पहले हमारी पहली बेटी भी गायब हो गई थी और उसकी लाश मिली थी, और अब दूसरी बेटी भी गायब हो चुकी है, तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। दूसरी तरफ प्रतिभा को उसकी पहली पत्नी यानी कि अंजना बाई पर भी काफी ज्यादा शक था, क्योंकि उसकी जो दोनों बेटियां थी वो कुछ ही दिन पहले उनके घर के आसपास घूमती देखी गई थी। जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों और अन्य जानकारियों से उन दोनों लड़कियों को उठा लेती है। जहां पर उनसे थोड़ी सी पूछताछ करने पर वो अपना घर बताती हैं, जहां पर उनकी माँ अभी भी छुपी हुई थी। तो पुलिस वालों ने उसकी माँ को भी उठा लिया, जहां इन तीनों को अलग अलग रूम्स में बैठाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। सबसे जो छोटी बेटी थी वो उसने हिम्मत तोड़ दी और उसकी बेटी ने बताया कि ये सब काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो इस सोल्जर की 2 बेटियों को गायब किया है वो हमारी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि मैं भी उस सोल्जर की ही बेटी हूँ। उसने धोखा देकर एक नई शादी कर ली और मेरी माँ को घर से बाहर कर दिया। जिसके बाद इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके ऊपर केस चलने लगता है। ये केस अभी लगभग 2 ही साल चला था कि अचानक से अंजना बाई की एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है। इसके साथ साथ उसकी बड़ी लड़की के पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि किरण सिंह अब वहां पर आ चुका था। तो उसने आकर बताया कि जनाब मैं इनके साथ मिला हुआ नहीं था, इनको मैंने काफ़ी बार समझाया कि तुम ये सब गलत कर रही हो, तो ये फिर भी नहीं मानती थी और ये कहती थी अगर तुम ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे तो हम इस मामले में तुम्हें ही पकड़वा देंगे, क्योंकि नॉर्मल तौर पर महिलाओं की ही मानी जाती है और हम लोग जो भी बोल देंगे वो सच होगा। तो मैं चुप रहा, जिसके बाद उसे सरकारी गवाह बना लिया जाता है और उन दोनों के ऊपर केस चलने लगता है। कोल्हापुर के हाई कोर्ट में जब उन्हें लेकर जाया गया तो उनके ऊपर 13 किडनैपिंग और 10 मर्डर के केस तो ऐसे थे जो कि प्रूव हो चुके थे। 2006 तक ये केस आते आते इस तरह से खुल चुका था कि कोर्ट ने उन दोनों को दोषी पाया और फांसी की सजा सुना दी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर सिर्फ एक ही केस साबित हो पाया, लेकिन उसके लिए भी इन्हें फांसी की सजा को बरकरार रखने की कही।
सुप्रीम कोर्ट से भी जब इन्हें फांसी की सजा ही मिली तो इन्होंने आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास एक विशेष तरह की अर्जी डाली, जिसमें अगर राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने जब ये सब देखा कि इन दोनों ने इतने तीर मार रखे हैं तो उसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, तुम लोगों के कर्म ही कुछ ऐसे हैं, तुम्हें फांसी ही मिलनी चाहिए। ये घटना 2013-14 की है, लेकिन इसी तरह चलते चलते इनका केस 2021 तक चलता रहा, जिसके बाद इन दोनों बहनों ने कहा कि सर प्लीज अगर आप लोगों को हमें फांसी देनी है तो फांसी ही दे दीजिए, क्योंकि ये केस 2005 से चल रहा है और 2021 आ चुका है। हम लोग हर रोज यही सोचते हैं कि कहीं आज हमें फांसी ना हो जाए, जिसके चलते लगभग 15 सालों से हम लोग हर रोज घुट घुट के मर रहे हैं। अगर आप लोग हमें फांसी देना चाहते हैं तो फांसी दे दीजिए, या फिर हमें डिक्लेयर कर दीजिए कि हमें उम्र कैद मिलेगी। जहां 2022 में इनकी ये अर्जी कबूल कर ली गई और कोर्ट ने भी कहा कि हाँ तुम्हें फांसी देने में थोड़ा लेट जरूर हुआ है, उसके लिए हम लोग तुम्हारी फांसी की सजा को चेंज करके उम्र कैद में जरूर बदल सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अगर कोई याचिका जाती है तो उसे लगभग 3 महीनों में डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लगभग 5 साल बीत चुके थे, जिसके चलते उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रशासन की कमी है, तो हम लोग तुम्हारी फांसी को चेंज करके उम्र कैद में तब्दील करते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।